प्रेप वॉल्ट ऑन डिस्को में, जहां कंप्लीट स्टैटिक जीके को ट्रिक्स और स्टोरीज के माध्यम से मिनटों में याद कराया जाता है। नमस्कार। 1000 से ज्यादा ऐतिहासिक किताबें और उनके लेखक सुनकर ही थोड़ा डर लगता है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पहाड़ जैसी चुनौती को तोड़ने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए इतनी सारी जानकारी को याद रखने की दो बिल्कुल अलग-अलग शिक्षण विचारधाराओं को आज हम बारीकी से समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इन अंतहीन सूचियों को बिना अपना दिमाग खराब किए आखिर याद कैसे रखा जाए। महत्वाकांक्षी छात्रों के सामने ये एक बहुत बड़ी उलझन होती है। क्या सच में इसे पार करने का कोई सही तरीका है? सोर्स मटेरियल से हमें दो तरीकों के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है तुरंत याद कराने वाले शॉर्टकट्स या मेमोरी ट्रिक्स, और दूसरी तरफ है थोड़ा लंबा रास्ता, यानी उन किताबों के पीछे की ऐतिहासिक कहानियों और उनके पूरे संदर्भ को गहराई से समझना। इस चर्चा के एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। ट्रिक्स बनाम संदर्भ की बहस से शुरू करके हम प्राचीन महाकाव्य, साम्राज्यों का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम का साहित्य, आधुनिक आवाजें और आखिर में एक सही रणनीति खोजने तक का सफर तय करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ट्रिक्स बनाम संदर्भ आधारित शिक्षा। इंटरनेट पर मिलने वाले लोकप्रिय मेमोरी हैक्स और गहरी शिक्षा की वकालत के बीच आखिर क्या चुना जाए? सोर्स मटेरियल में एक अनुभवी शिक्षक की ये बात बिल्कुल साफ चेतावनी देती है। उनका मानना है कि नामों को रटने के लिए सिर्फ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना आगे चलकर उलझने ही बढ़ाएगा। इसके बजाय अगर हम असली ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ते हैं तो वो जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्राचीन महाकाव्य और नाटक। आइए देखते हैं कि कैसे पुरानी कहानियों का संदर्भ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को याद रखना कहीं ज्यादा आसान बना देता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। भारी भरकम फैक्ट्स जब इस तरह एक लॉजिकल ढांचे में सामने आते हैं तो कितने आसान लगने लगते हैं। रामायण और महाभारत के अंग्रेजी, फारसी और हिंदी अनुवादकों का इतना सारा डेटा बस एक नज़र में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये विजुअल स्ट्रक्चर सच में दिमाग का बोझ कम करता है। मिसाल के तौर पर कालिदास की रचनाओं को अगर रोमांस और वंश जैसे उनके मुख्य विषयों के हिसाब से बांट दिया जाए तो तुरंत समझ आ जाता है कि उन्हें भारत का शेक्सपियर क्यों कहा जाता है। किताबों को उनके अर्थ के साथ जोड़ने से वे सिर्फ रटने वाले नाम नहीं रहते, बल्कि एक कहानी बन जाती है। मेघदूत को ही ले लीजिए। जैसे ही इस नाम को उस आशिक यक्ष की कहानी से जोड़ा जाता है जो एक गुजरते बादल के जरिए अपना पैगाम भेजता है, वैसे ही ये टाइटल हमेशा के लिए याद हो जाता है। एक छोटी सी कहानी और याद रखने का काम एकदम आसान। और बिल्कुल वैसा ही विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम के साथ है। इस किताब को जब एक हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा की तरह देखा जाता है, जहां रानी को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष होता है, तो लेखक और उनकी किताब दिमाग का पक्का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए अब मध्यकालीन युग के इतिहास की तरफ रुख करते हैं। यहाँ बड़े बड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों पर महारत हासिल करने के लिए जानकारी को सही ढंग से स्ट्रक्चर करना ही सबसे बड़ी चाबी है। अबुल फजल का अकबरनामा एक बहुत ही विशाल ग्रंथ है, लेकिन जब इसे इस तरह 3 हिस्सों में बांट के देखा जाता है तो ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाता है जैसा अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। डेटा को इस तरह छोटे टुकड़ों या चंक्स में बांटना सच में बहुत फायदेमंद साबित होता है। और अब ये अकेला नंबर 8 देखने में आम सा लगता है, पर यह कल्हण की राजतरंगिणी के अध्यायों की बिल्कुल सटीक संख्या है। कश्मीर का इतिहास बताने वाले इस ग्रंथ के 8 भागों का ये विभाजन बार बार पूछा जाने वाला एक जरूरी सवाल है। आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम के साहित्य की तरफ। इस दौर में ऐतिहासिक वजन के साथ साथ बड़ी चतुराई से बनाए गए मेमोरी ट्रिक्स का एक जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। यहाँ इस निमोनिक पर गौर कीजिए। ये शब्दों का खेल बड़ी ही खूबसूरती से ऐतिहासिक साहित्य और मेमोरी टेक्निक को जोड़ता है। सत्य और सरस्वती शब्दों का कनेक्शन बनाकर सत्यार्थ प्रकाश और उसके लेखक दयानंद सरस्वती को एक साथ याद रखना कितना आसान हो गया है। फ्रीडम स्ट्रगल के दौर की इन बेहद अहम किताबों को अगर एक साथ लिस्ट कर दिया जाए तो एक पूरा विषयगत समूह तैयार हो जाता है, और यही क्लस्टर कॉम्पिटिटिव टेस्टिंग में काफ़ी पसंद किया जाता है। एक ही दौर की भारी किताबें जब एक साथ आती हैं तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब ये एक्सप्लेनर आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा है, जहां पूरा ध्यान उन खास लेखकों पर होगा जो लगातार प्रमुख परीक्षाओं में छाए रहते हैं।
यहाँ पैटर्न पहचानने का कौशल बहुत काम आता है। मिलती जुलती टाइटल्स देखकर कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे शशि थरूर की एन एरा ऑफ डार्कनेस और वीएस नायपॉल की एन एरिया ऑफ डार्कनेस के बीच का फर्क। इस पर बारीकी से ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी समकालीन लेखक की हिट किताबों को जब इस तरह साल दर साल टाइमलाइन पर सजाते हैं तो उनकी पूरी जर्नी एक विजुअल मैप की तरह दिमाग में बैठ जाती है। ऐसे क्रोनोलॉजिकली देखने से टाइमलाइन को बिना रटे याद करना बिल्कुल एफर्टलेस हो जाता है। आखिरी भाग, सही रणनीति खोजना। इस विशाल साहित्यिक सफर के समापन पर यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि आखिर इन दो अलग-अलग तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम करता है। सोर्स मटेरियल के इन तमाम उदाहरणों से एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है। जहां ट्रिक्स और निमोनिक्स अलग-अलग फैक्ट्स को तुरंत याद दिलाने वाले शॉर्टकट्स देते हैं, वहीं कहानियों से मिलने वाला संदर्भ एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करता है जो सच्ची और स्थायी महारत के लिए बहुत जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल हमारी स्टडी हैबिट्स को चैलेंज करता है। क्या सिर्फ फटाफट ट्रिक्स के भरोसे रहना काफी है, या फिर कहानियों की गहराई में उतरना ही एग्जाम वाले दिन काम आएगा? शायद साहित्य के इस विशाल समंदर को जीतने के लिए दोनों तरीकों का एक सही बैलेंस बनाना ही सबसे बेहतरीन रणनीति हो सकती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।